फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 451 449 विचित्र दृश्य 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 449 विचित्र दृश्य 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोमल हृदय वाले लोग इस क्षण सचमुच टूट सकते हैं। उसके स्थान पर कदम रखते ही एक के बाद एक उनके मन में हलचल मचने लगी। एलेक्स ने मांस के टुकड़ों को चीरकर उस पर एक जादू फेंका। एक शक्तिशाली आग निकली और एक लंबी लाल पूंछ पीछे छोड़ गई जो राक्षस के शरीर के ठीक बीच में जा लगी। टकरा जाना। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा खंडहर हिल गया। आह! वहां मौजूद सभी लोग दर्द से चीख रहे थे। राक्षस भी बहुत दर्द में लग रहा था। विल्फोर्ड, जो विस्फोट के केंद्र के काफी करीब था, को स्वयं को विस्फोट की आभा से बचाने के लिए अपना शरीर ढकना पड़ा। विस्फोट के बाद राक्षस का मुख्य शरीर दिखाई देने लगा। मांस के टुकड़े उखड़ गए और सभी हाथ पैर गिर गए। तब तक एलेक्स आगे बढ़ा और झुंझलाहट में जीभ चटकाते हुए उसने एक और जादू चलाया। यह एक और ज्वाला जादू था जिसके कारण खंभे के आकार की लपटें जमीन से हर जगह फूट पड़ीं। ऐसा लग रहा था मानो लपटों का खंभा चीजों को जल्दी खत्म कर देगा और ये राक्षस को आसानी से जला देगा। टकरा जाना। लेकिन एलेक्स को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका जादू अवरुद्ध हो गया था। भयंकर अग्निस्तंभ को एक अर्ध पारदर्शी दीवार ने रोक दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि एलेक्स के जादुई हमले को रोकने वाला एक अन्य उच्च स्तरीय जादुई मंत्र था। पहला स्पेल उस पर इसलिए प्रहार करने में सफल रहा क्योंकि वह विल्फोर्ड पर आक्रमण करने में व्यस्त था, इसलिए वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सका। एलेक्स को उम्मीद थी कि जब उस पर दूसरी बार हमला होगा तो वह कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह कोई जादुई मंत्र इस्तेमाल करेगा। एलेक्स, सावधान! ऐसा लग रहा था कि वे लोग मंत्र बुदबुदा रहे हैं। नूह चिल्लाया और एलेक्स तथा अन्य लोगों को चेतावनी दी जो जल्दी से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। बाम! उन पर 2 अलग अलग प्रकार के जादू का प्रहार किया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आग और हवा के संयोजन ने घटनास्थल पर मौजूद हर किसी पर हमला कर दिया। विल्फोर्ड आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार आने वाले हमले की ओर घुमा दी। भयानक तूफान उठे जो घातक बमबारी के साथ टकराए और राक्षस को वापस उसकी ओर धकेल दिया, जिसने पुनः एक जादुई अवरोध के साथ स्वयं को सुरक्षित कर लिया। उन्होंने एक घटिया कलाकृति बनाई है। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा। ऐसी चीज बनाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये सोचकर ही उसका दिल ठंडा हो गया। मारे गए लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे महान योद्धा हो सकते थे जो उसके जैसे बन जाने पर रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। सड़े हुए मांस के सभी टुकड़े इस राक्षस के हिस्से लग रहे थे और चूंकि वह इधर उधर छटपटा रहा था, एलेक्स को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। राक्षस के अंदर एक ड्रैगन का हृदय था, जिसका अर्थ था कि उसके पास बहुत अधिक मात्रा में मन था, जिसका अर्थ ये भी था कि वह मन पर असाधारण नियंत्रण रख सकता था। इस भयावह रहस्योद्घाटन के बारे में सोचकर एलेक्स की इंद्रियां झंझना उठीं और उसकी पीठ पसीने से भीग गई। एलेक्स ने मुड़कर नूह की ओर देखा जो पहले से ही कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ चुका था। नूह, चूंकि इस राक्षस का मुख्य शरीर जादू का उपयोग कर सकता है, इसका मतलब है। नूह को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि एलेक्स क्या कहना चाहता था और वह घबराकर चुप हो गया। चारों ओर पड़े होंठ मानो उन्हें उत्तर देना चाहते हों, और जल्द ही एक के बाद एक जादुई मंत्र पूरे होने लगे और उसके बाद हर किसी की ओर से प्रक्षेपास्त्र उन पर उड़ने लगे। आग, पानी, हवा, धरती और बिजली जैसी विभिन्न विशेषताओं वाले जादुई हमले लगभग जगह को नष्ट कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक उच्च स्तरीय जादुई हमला था जिसमें बहुत अधिक शक्ति के साथ साथ मन भी था। यदि कोई पागल जादूगर इस दृश्य को देखता तो वह जादू के रंगीन प्रदर्शन पर अपनी अत्यधिक प्रशंसा व्यक्त करता, लेकिन इस बात पर ध्यान देते हुए कि वे इन हमलों का लक्ष्य नहीं थे। दौड़ना। किसी को नहीं पता था कि पहले कौन चिल्लाया था, लेकिन जैसे कि यह कमांडर का आदेश था, सभी लोग संकरी सुरंग से बाहर की ओर भागने लगे। एलेक्स ने भी आदेश का पालन किया और भागने की कोशिश की। यहाँ जगह इतनी तंग थी कि ठीक से लड़ना संभव नहीं था और उन पर बरसाए गए असंख्य मंत्र उन्हें चोट पहुंचा सकते थे। यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने की बजाय बाहर चौड़ी खाई में लड़ना बेहतर था। बूम बूम! चारों ओर जादू की बौछार होने लगी। एक क्षण में जिस जमीन पर वे खड़े थे वह जल उठी। जादू के दौरान लोगों के समूह द्वारा निराशा में भागने का दृश्य कुछ वैसा ही था जैसे भीड़ भरे इलाके में पटाखे फेंके जाने पर सभी लोग पागलों की तरह भागने लगते हैं। चूंकि हमले बिना सोचे समझे किए गए थे, इसलिए कई हमले एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे को रद्द कर दिया। हालांकि फिर भी ये सब कुछ बेअसर करने और समूह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं था। विल्फोर्ड ने उन लोगों को बचाया जो ऐसे भाग रहे थे मानो उन्होंने नरक देख लिया हो। मुख्य दल ने उस पर मुक्के और लात बरसाए जिससे तंग जगह के कारण उसका सामना करना मुश्किल हो गया। इससे उसे ये भी चिंता होने लगी कि हमलों की बौछार के बाद सुरंग टिक पाएगी या नहीं। एलेक्स ने अपनी तलवार को घुमाया जिसमें मन भरा हुआ था, जिसने उसके रास्ते में उड़ रहे एक जादुई हमले को काट दिया। हालांकि एक और जादुई हमला उसकी ओर आया और जब उसने उसे काटा तो एक और दिखाई दिया और उसके बाद एक और।
शूरवीर तेजी से सुरंग से आगे बढ़े जो सड़े हुए मांस से भरी हुई थी और उन पर गोलियां चला रहे थे। नूह ने अवरोध को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, जो उन पर डाले जा रहे भारी मात्रा में जादू के कारण टूटने लगा। विल्फोर्ड ने अपनी तलवार घुमाई और उसके हमले दीवार में घुस गए तथा जिस दीवार से वह गुजरा था उसका एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। हालांकि एकते हुए मांस के दूसरे ढेर ने फिर से हथियार और होठों का आकार लेना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे वे किसी भी कीमत पर एलेक्स और उसके साथियों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वूश! एक जादुई हमले को खत्म करने के बाद उसने अपनी तलवार को बीच में बने छोटे से अंतराल में घुमाया। तलवार का हमला एक बिजली की तरह हुआ और राक्षसों के 2 हाथ और होंठ काट डाले, जिससे राक्षसों की निराशा की चीखें रुक गईं। हमलों की बौछार झेलते हुए एलेक्स के दिमाग में एक ही विचार था। वह था पूरे इलाके को परमाणु बम से उड़ाकर राख कर देना। इस स्थिति ने उसे सचमुच बीमार कर दिया। तीरंदाज ने उनकी भुजाओं और होठों पर तीर चलाए, जिससे वे पीड़ा से चीखने लगे। पॉप पॉप! तीरों ने हथियारों को साफ तौर पर काट दिया और उन्हें छोटे छोटे अंतराल दे दिए, जिनका उपयोग अन्य शूरवीरों ने मार्ग से आगे बढ़ने के लिए किया। एलेक्स, जो समूह के बीच में था, ने प्रवेश द्वार देखा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसने देखा कि सड़ी गली लाशें उनके पीछे हटने के रास्ते को ढंकने की कोशिश कर रही थीं और उन पर अपना जादू केंद्रित कर रही थीं। सौभाग्यवश वहां कोई गोलेम नहीं था, अन्यथा वे सचमुच जीवन संकटग्रस्त स्थिति में पड़ सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर! हताश भाव से वह चिल्लाया, मेरे लिए रास्ता बनाओ। उसके आगे खड़े शूरवीर एक तरफ खड़े हो गए और उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। हाँ! एलेक्स की सांस रुक गई और उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। विस्फोटक मन ने उसकी तलवार को लपेट लिया और उस जादू के विरुद्ध, जो चारों ओर से उसकी ओर आता प्रतीत हो रहा था, उसने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। स्वूश! एक शक्तिशाली आघात तरंग फूट पड़ी और उस पर पड़ने वाले जादुई हमले आघात तरंगों के कारण उड़ गए तथा मांस के लोथवे फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रवेश द्वार से आने वाले जादुई हमलों को रोक दिया गया और नूह ने यह मौका नहीं गंवाया। गड़गड़ाहट! उसके कर्मचारियों में बिजली चमक उठी और इससे पहले कि कोई दूसरा जादुई हमला उसकी ओर उड़कर हस्तक्षेप कर पाता, उसने अपना जादू चलाया और उसके साथ एलेक्स ने भी अपनी तलवार आगे कर दी। नूह के हमले को नष्ट करने के बजाय एलेक्स के हमले ने अपनी गति बढ़ा दी और दरवाजे की ओर से आ रहे हमले से टकराया और एक चकाचौंध करने वाली चमक निकली। यद्यपि सभी लोग क्षण भर के लिए अंधे हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने कदम नहीं रोके और आगे बढ़ते रहे। धमाका! प्रवेश द्वार से आग की लपटें निकलने लगीं और कुछ ही क्षण बाद लोगों का एक समूह बाहर कूद पड़ा। जैसे ही वे बाहर आए, वे जमीन पर लौटने लगे और अपने चारों ओर ताज़ी हवा में सांस लेने लगे, जैसे उन्होंने कई शताब्दियों से सांस नहीं ली हो। एलेक्स ने पुरुषों के समूह को देखते हुए जोर से पकड़ लिया। यहाँ तक कि नूह भी थोड़ा आराम करने के लिए नीचे बैठ गया था। उनके हाव भाव देखकर वह भौंचक्का रह गया और उसके होंठ फड़कने लगे, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे कुछ भूल गए हैं। पहले तो यह एक अनुमान था। जब उसने उन्हें इत्मीनान से इधर उधर देखते हुए देखा तो उसने जोर से पैर पटककर उन्हें हिलाया। क्या आप सभी के सिर पर चोट लगी? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है, एलेक्स चिल्लाया। उसकी क्रोधित आवाज़ ने उन्हें उनके खुशी के विचारों से बाहर निकाल दिया। नूह ने अपना पसीना पोंछा और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाईं। वह भौचक्का होकर चिंतित होकर बोला, सर विल्फोर्ड कहाँ चले गए? मुझे याद आया, वह हमारे ठीक पीछे थे। एलेक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया और उस गलियारे के प्रवेश द्वार की ओर देखता रहा, जिसमें से एक विस्फोट हुआ और विल्फोर्ड का शरीर उसमें से निकल गया। वह उनके पास पीला पड़ा हुआ उतरा, मानो उसने कोई भयानक दृश्य देखा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर! संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 452-450 मांस से बना विशालकाय। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 450 मांस से बना विशालकाय। एड्स बाय पब फ्यूचर! वहां मौजूद हर कोई दरवाजे से बाहर आ रहे मांस के ढेर को देख रहा था, जो अब विशालकाय आकार लेने लगे थे। मांस एक मानव आकृति में ढलने लगा और एक कदम आगे बढ़ा। धप! जब भी वह अविश्वसनीय द्रव्यमान वाला विशालकाय प्राणी अपने पैर नीचे रखता तो उसके चलने से धरती हल्की सी कांप उठती। भूकंप के झटके हर जगह गूंज रहे थे। ये महल या किसी पौराणिक राक्षस जितना बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा कि इसका ऊपरी शरीर चट्टानी छत को चीरता हुआ मलबा और मलबे के रूप में नीचे गिर रहा था। ये जगह उसके लिए बहुत छोटी थी। हालांकि वे पहाड़ी इलाकों में थे, लेकिन वहां ज्यादातर 100-150 मीटर ऊंची पहाड़ियां थीं और यह राक्षस उस ऊंचाई को भी पार कर सकता था। शूरवीरों ने उस विशालकाय आकृति से पीछे हटते समय अपने ऊपर गिरने वाले टुकड़ों को नष्ट कर दिया। क्या यह उस व्यक्ति का बदला लेने का अंतिम संघर्ष है? एक शूरवीर ने कठोर आवाज में कहा। उन्होंने कभी भी इस तरह के घने मन को महसूस नहीं किया था। इसके अलावा वे राक्षसों के स्तर को महसूस करने में सक्षम नहीं थे, जिससे वे और अधिक भयभीत हो गए। वे सभी महान पद पर थे और सम्मान और पूजा के अधीन थे, लेकिन इससे पहले वे छोटी चींटियों की तरह दिखते थे जिन्हें कुचल दिया जा सकता था। विशालकाय से निकलने वाले द्रुत और शुद्ध मन ने नूह को सिहरन पैदा कर दी और उन्हें संकट की अत्यधिक अनुभूति हुई।
अगर यह व्यक्ति का आखिरी संघर्ष था तो वह उनके साथ नीचे गिरना चाहेगा। एलेक्स, मुझे लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, नूह ने घबराए हुए भाव से कहा। हम मदद मांगेंगे और फिर इसे हटाने के लिए वापस आएंगे। एलेक्स खंडन करना चाहता था, लेकिन सबके बदसूरत चेहरे को देखकर वह भी एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्थिति अभी भी इतनी अधिक खतरनाक नहीं हुई थी कि पीछे हटना पड़े। उनके जीतने की संभावना अभी भी 90% है, लेकिन बाकी 10% का क्या होगा? अगर यहाँ कोई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई तो क्या होगा? हर कोई उससे उम्मीदें लगाकर यहाँ आया था और वही उसे यहाँ तक ले आया। इसलिए वह उन्हें मरने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही वे संगठन के बारे में जानने का एक बड़ा अवसर खो रहे हों, भले ही वे यह नहीं जानते हों कि ऐसा कोई अवसर मिलेगा या नहीं, उन्हें पागलों की तरह आगे भागने के बजाय जीवित रहने की आवश्यकता है। जैसे ही एलेक्स को दुविधा होने लगी कि क्या किया जाए, सभी ने विल्फोर्ड की आवाज़ सुनी। इस तरह की चीज़ खतरनाक है। ये वर्तमान में अस्थिर है। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत लंबे समय तक अपनी शक्ति बनाए रख पाएगी। थोड़े समय के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम पीछे हटकर भाग जाएं, तो आसपास के लोगों का क्या होगा? क्रूक। उस समय विशालकाय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और छत को फाड़ दिया और विशालकाय के चेहरे पर एक परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई चीज़ उसके चेहरे से धक्का दे रही है। क्या ये नेता का चेहरा है? नूह ने बुदबुदाया। नेता का चेहरा, जिसमें किसी जानवर के बने 2 मोटे हाथ और पैर थे, दिखाई देने से स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। गंभीर स्थिति के बावजूद नेता मुस्कुराए। हे, तुम सब यहीं मर जाओगे और पहाड़ के मलबे से कुचल दिए जाओगे। शब्द तो जोर से गूंजने लगे, लेकिन भाषण कुछ समय के लिए बिगड़ गया, जिससे सभी के लिए उसे समझना कठिन हो गया। फिर भी हर कोई उस समय स्वर से खुशी महसूस कर सकता था। सब चले जाएं, मैं उससे निपट लूंगा, विल्फोर्ड बोला और ढही हुई छत की ओर कूद गया। सर विल्फोर्ड। नूह ने उसे रोकना चाहा और चिल्लाया। नूह प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया और पहाड़ी के चारों ओर से आने की कोशिश की। यहाँ आधार ढह सकता है, एलेक्स ने सलाह दी। तुम कहाँ जा रहे हो? नूह ने आंखें फैलाकर पूछा, क्योंकि उसने देखा कि एलेक्स आगे बढ़ रहा था। मैं उस आदमी से लड़ने जा रहा हूँ, एलेक्स ने सपाट स्वर में कहा। क्या तुम पागल हो? शायद। मैं सर विल्फोर्ड को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। वादा तो वादा ही होता है। चूंकि मैंने ये कह दिया है, इसलिए मैं इसे अंत तक देखूंगा, भले ही मुझे मरना पड़े। क्या सच में? नूह ने भौहें सिकुड़कर चिल्लाया, क्योंकि उसका शरीर लेक्स के संकल्प को देखकर कांप उठा। मत मरो बेवकूफ़, हमें अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। हमने जो सौदा किया है उसे मत भूलना, नूह ने उभरे हुए भाव के साथ जल्दी से कहा। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं इस बदसूरत प्राणी के हाथों मर जाऊंगा? कुछ लोगों के विपरीत, मेरे पास कुछ सुंदर महिलाएं हैं जो मेरे वापस आने पर मुझे गले लगाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा और उछल पड़ा। नूह का जबड़ा खुला रह गया और उसने अपना क्रोध निगल लिया जो उसके हृदय से फूटने ही वाला था। गिरती धूल और मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए एलेक्स बाहर आया और एक चट्टानी चट्टान पर उतरा। ये पर्वत सीधा खड़ा नहीं था, बल्कि इसमें धीरे धीरे ढलान थी, जिसके कारण इस पर खड़ा होना आसान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने चारों ओर देखा और अपने चारों ओर एक सुखद दृश्य पाया, लेकिन उसके पास इसका आनंद लेने का समय नहीं था, क्योंकि झड़पों की एक श्रृंखला पहले ही शुरू हो चुकी थी। वूश। विल्फोर्ड पर उतरते समय विशालकाय राक्षस अपनी भुजाएं घुमाता है और उसमें से कई जादुई मंत्र निकलते हैं। जल्दी से आना। विशालकाय पैर जमीन पर लड़खड़ा रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि आदमी का अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था। फिर भी वह अपना संतुलन बनाए रखने में असफल रहा, जिससे विल्फोर्ड के लिए उस वार से बचना आसान हो गया जो उसके पास से गुजर गया। धूल के साथ साथ विशाल तरंगें फूट पड़ीं और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे चट्टान पर एक छेद बन गया। आह आह आह, चिड़े हुए प्रतीत होते हुए दैत्य ने अपने 1000 होठों से अजीब सी चीखें निकाली और अपनी बाँह फिर से घुमाई। उसके हमले पुनः विफल हो गए, क्योंकि एलेक्स और विल्फोर्ड दोनों ही उसके नीचे आ गए। हाथों से आग के गोले की एक विशाल धार निकली जो कई भागों में बंट गई और पहाड़ों पर फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप छोटे छोटे विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई। इनमें से एक हमला पहाड़ से होकर विशाल झील पर होता है। दूर दूर तक एक और बड़ी आग फैल गई और एक फटते ज्वालामुखी की तरह लपटें आसमान में फैल गईं और धरती के अवशेष हर जगह बिखर गए। हफ हफ, एलेक्स ने शक्तियों का विशाल प्रदर्शन देखकर गहरी सांस ली। विशाल आकार का बखान करने के बजाय अगर उन्होंने इसे सूट जैसी छोटी इकाई में केंद्रित कर दिया होता तो इससे होने वाली तबाही अकल्पनीय होती। इसके बारे में सोचते ही एलेक्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सौभाग्य से उसने यह बात जोर से नहीं कही, अन्यथा कौन जानता है कि यह कमीना इसे लागू कर सकता है और मीटमैन नाम से एक सूट बना सकता है। अधिक समय बर्बाद किए बिना एलेक्स ने अपनी अंगूठी से डेडवेट ग्रेट स्वॉर्ड निकाला और उससे वार करने के लिए तैयार हो गया। विशालकाय ने पुनः अपना हाथ घुमाया और इस बार चूका नहीं तथा विल्फोर्ड पर टूट पड़ा, जिसने अपनी तलवार घुमाई। धमाका। आसपास के क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया।
नेता का धमाका तब हुआ जब उसने देखा कि उसके हाथ अवरुद्ध हो गए हैं और जैसे ही उसने उस स्थान की ओर देखा जहां उसके हाथ अवरुद्ध थे, बगल से एक शक्तिशाली झटका लगा जिससे वह लड़खड़ा गया और एक तरफ गिर गया। वह अपने आप को सहारा देने के लिए अपने हाथ फैलाता है और उस चीज को ढूंढता है जो उसे लगी थी, तभी वह किसी को उसका मजाक उड़ाते हुए सुनता है। तुम कहाँ देख रहे हो बेवकूफ? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 453-451 विशाल के खिलाफ लड़ाई। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 451 विशाल के खिलाफ लड़ाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस दैत्य के विशाल चेहरे का भाव विकृत हो गया और उसने अपना विशाल शरीर दूसरी ओर घुमाया ताकि एक छोटे से मानव को देख सके जो बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। जैसे ही वह विशालकाय प्राणी एलेक्स की ओर बढ़ा, उसके ऊपर एक बड़ी छाया छा गई और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अंधकार में बदल गया। विशालकाय की आंखें चमक उठीं और असंख्य हाथ एकत्रित हो गए, जिसके बाद विनाश की एक किरण एलेक्स की ओर फेंकी गई। धमाका। एलेक्स पर एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे विनाशकारी तरंगें पूरे स्थान पर फैल गईं। नूह अपने आदमियों को गुफा के बाहर ले गया और ये देखकर राहत की सांस ली कि उनमें से किसी की जान नहीं गई। वे बस मामूली रूप से घायल हुए थे जिससे उनका दिल शांत हो गया, लेकिन विल्फोर्ड और एलेक्स द्वारा अमानवीय आकृति को रोके जाने के विचार से उनका दिल कांप उठा। महाराज, अब हम क्या करेंगे? हम उस विशालकाय जानवर को खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि वह पड़ोसी राज्यों में भारी विनाश का कारण बन सकता है। नूह गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसे एक के बाद एक गड़गड़ाहट महसूस हुई जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। शूरवीर भी लुढ़क गए और चट्टानी पर्वत की दीवारों के किनारे पर टिक गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय शूरवीरों में से एक ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि मलबे का एक चट्टानी ढेर उनके ऊपर गिर रहा है। महारानी, ध्यान से, उनमें से एक ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार घुमाई जिससे एक लंबा चाप बना जो उनके ऊपर गिर रहे पत्थरों से टकराया और उन्हें चूर्ण चूर कर दिया। नूह का शरीर अकड़ गया और उसने ऊपर देखा तो पाया कि पहाड़ टूट रहा है और सतह पर बड़ा कंपन फैल रहा है। नूह तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपने ऊपर गिर रहे मलबे को नष्ट करने के लिए अपनी लाठी घुमाई। चलो ये जगह छोड़ दें, नूह चिल्लाया। शूरवीरों ने तुरंत ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वे रुक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे आए थे वह टूटने लगा था। नूह ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, जल्दी से नदी में कूद जाओ। हम झील को तैरकर पार करेंगे और सतह की ओर बढ़ेंगे। शूरवीरों ने आदेश का पालन किया और बिना किसी हिचकिचाहट के विशाल झील में कूद गए। जैसे ही वे झील के पार तैर रहे थे, उनके सिर के ऊपर का आसमान अचानक लाल हो गया और जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर सभी के शरीर स्तब्ध हो गए। पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं थे और 150 मीटर से थोड़े अधिक ऊंचे थे और झील के बीच से वे उस विशालकाय जीव की झलक देख सकते थे जो दूसरी ओर लड़ रहा था और हकलाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात से हुई कि एक विशाल अग्निपिंड सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धिक्कार है, नूह चिल्लाया जब आग झील में उतरी। धमाका। पूरी झील हिल गई और पानी सुनामी की तरह चारों ओर उछलकर सतह से ऊपर चला गया। जैसे ही लहरें भूमि पर टकराईं और पीछे हट गईं, कुछ आकृतियां फंसी हुई मछलियों की तरह बाहर फेंकी गईं, जो विस्फोट के कारण बलपूर्वक अपने गले में उतरे पानी को बाहर निकालने के लिए जोर से खांसने लगीं। नूह ने सब पर नजर दौड़ाई और सौभाग्य से सब लोग उससे पहले वहां पहुंच गए। विस्फोट के कारण पानी का एक बड़ा उछाल आया जिसने उन्हें सतह पर धकेल दिया और अब वे पहाड़ों के अंत के पास झील के दूसरी ओर थे और आगे चल रहे युद्ध की एक झलक देख सकते थे। नूह ने खड़े होने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाया और उसकी नज़र उस विशालकाय व्यक्ति पर पड़ी जो किसी चीज़ को गुस्से से घूर रहा था और फिर उसने कई जगहों पर वार किया। और इसका शिकार कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था जो उस विशालकाय को उकसा रहा था। हाँ, नूह की सांस रुक गई और वह ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने देखा कि ज्वालामुखी की तरह एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे और वे जिस पर भी गिरे उसे नष्ट कर रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था जहां विस्फोट के साथ धूल और धुएं के बादल उठे। लेकिन जिस बात से वह आश्चर्यचकित था वह था धूल के छंटने के बाद उसकी आंखों के सामने घटित होने वाला दृश्य, जिसने उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारे जैसे पागल लोग आसानी से नहीं मरते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हो, यही बात उस विशालकाय प्राणी के लिए भी लागू होती है जिसने अचानक आश्चर्यचकित होकर चीख मारी। उसने अपना मुख उस ओर मोड़ लिया जहां मंत्रों की बौछार हुई थी और वहां कुछ भी नहीं बचा था। जगह पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी थी और सिर्फ आग की लपटें और झुलसी हुई धरती बची थी। बिजली के साथ जलती हुई चिंगारी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्कापिंड अभी अभी गिरा हो और इसके बीच में वह आकृति खड़ी थी जो अभी जलते हुए दर्द में खड़ी थी या जिसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसने एक बड़ी तलवार पकड़ी हुई थी जो उसे छतरी की तरह ढांक रही थी। उसके हाथ में जो विशाल तलवार थी उसके नीचे के क्षेत्र में विनाश का कोई निशान नहीं था, जबकि विशाल आंखें एलेक्स पर इस तरह केंद्रित थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। उसकी पीठ के पीछे एक प्रकाश चमक उठा। क्या तुम मुझे भूल गए, बेवकूफ?
विल्फोर्ड ने एलेक्स के तरीके से कहा और अपना ब्लेड निकाला। हवा में एक विशाल चाप खींचा गया जो उस दैत्य की पीठ से होते हुए कंधे तक पहुंचा और लगभग उसका हाथ भी कट गया। उफ! हाँ! हमले के कारण कंधे और बांह के बीच बनी खाई धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि कंधे से मांस का एक टुकड़ा बाहर निकल आया और बांह के साथ मिलकर एक विचित्र तस्वीर बनाने लगा। ये पुनर्जीवित भी हो सकता है, विल्फोर्ड ने गंभीर भाव से कहा। स्थिति उससे भी अधिक गड़बड़ हो गई जितना उसने सोचा था। आहे! दैत्य ने पशुवत चीख और पीड़ा के साथ जवाब दिया। सैकड़ों होठ खुल गए और एक आत्मा को झकझोर देने वाली चीख गूंजी, मानो वह किसी बंशी की चीख हो। यहाँ तक कि विल्फोर्ड भी उस चीख के कारण असहज महसूस कर रहा था, जिससे वह लगभग बहरा हो गया था। एक साथ कई होठों की चीख से ऐसा लग रहा था कि यह विशालकाय का ध्वनि हमला है। विशालकाय व्यक्ति का पैच लगा हुआ चेहरा पीड़ा के भाव के साथ उखड़ने लगा, जिससे वह अपना आपा खो बैठा और एलेक्स के अस्तित्व के बारे में भूल गया। उसने अपनी दूसरी भुजा उठाई, जिसमें बहुत ताकत थी, और विल्फोर्ड पर झपटा तथा बिना किसी दया के उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 454-452 आमने सामने की टक्कर। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 452 आमने सामने की टक्कर। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह विशालकाय हजारों व्यक्तियों के अंगों और शरीरों से बना था और उन सभी को बलपूर्वक विशालकाय से सिल दिया गया था और प्रत्येक अंग की संवेदना को नियंत्रण केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था जो वर्तमान में नेता के कब्जे में था। अत्यधिक दर्द के कारण उनके सिर में भयंकर दर्द होने लगा, जिसका अनुमान उनकी नियंत्रण क्षमता से लगाया जा सकता है। हर बार जब उस दैत्य पर हमला होता तो उसे दैत्य द्वारा दी गई पीड़ा बहुत तीव्र महसूस होती। लानत! लानत! वह मन ही मन चिल्लाया। काश शोध पूरा हो गया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक कि बेहोशी की दवाइयों का भी असर खत्म होता दिख रहा था। अपने अंगों को काटने और फिर जोड़ने के प्रयोग से गुजरने के बाद उसकी दर्द सहन करने की क्षमता मनुष्यों की तुलना में पहले से ही दूसरे स्तर पर थी, लेकिन फिर भी सैकड़ों व्यक्तियों के दर्द की तुलना में ये पर्याप्त नहीं था। दर्द ने उसके दिमाग को घेर लिया और उसे बहुत परेशान कर दिया। उसका दिल गुस्से से भर गया जब उसने उन 2 मच्छरों को देखा जो उसके चारों ओर उड़ रहे थे और उसे चुपके से डंक मार रहे थे। दबी हुई कराह के साथ उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और विल्फोर्ड पर निशाना साधा, जबकि उसका दूसरा हाथ एलेक्स पर आग उगल रहा था। धप! एलेक्स ने एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और दूसरे हाथ से ब्लेड। एक दृढ़ कदम उठाते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और विशाल तलवार को उस दैत्य पर वार कर दिया। टकरा जाना! दबाव के एक भयावह विस्फोट के साथ उस विशालकाय पर इतनी ताकत से प्रहार किया गया कि वह पहाड़ों के बीच से निकल गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। क्या कब मैं मार डालूंगा। इससे पहले कि वे अपना भाषण समाप्त कर पाते, विल्फोर्ड ने उन्हें फिर से मारा और थोड़ा सा ध्यान भटकने के कारण वे एलेक्स को नोटिस नहीं कर पाए, जो एक शक्तिशाली छलांग के साथ विशाल कंधों के ऊपर से कूद गया और फिर उनके सिर के ऊपर आ गया। एलेक्स ने बड़ी तलवार पकड़ ली और उस पर अपने मन को तेजी से उड़ेलते हुए उसे और अधिक भारी बना दिया। एलेक्स को इधर उधर खोजने वाले दैत्य ने अचानक अपने सिर पर एक भारी वस्तु महसूस की, जिससे उसका सिर नीचे झुक गया और उसकी गति रुक गई। ले लो इस कमीने को! एलेक्स ने बड़बड़ाया और अपनी तलवार को सीधा करके सूरज की ओर इशारा किया। भारी सांस छोड़ते हुए उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे घुमाई और उसके सिर पर वार कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशालकाय सिर को भारी बल से कुचल दिया गया, जिससे ऊपरी हिस्से में कंपन हुआ और मांस जेली की तरह हिलने लगा। टकराना! विशालकाय व्यक्ति की आकृति मुड़ी हुई थी और गर्दन तक चपटी थी। जिस स्थान पर ब्लेड मारा गया था वहां खूनी धुंध फैल गई। क्यूएक! कुकककक! विशालकाय व्यक्ति के सिर के चारों ओर कान फाड़ देने वाली चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वह भय से चीखा, विशालकाय शरीर का सिर, जो गर्दन की ओर चपटा हो गया था, घूम गया। धप! धप! अपना संतुलन बनाए रखने के लिए विशालकाय जानवर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन उसने उसके धड़ को मोड़ दिया और वह पीछे की ओर गिर गया, जिसके कारण एलेक्स विल्फोर्ड की ओर कूद गया। कुआ! जब विशालकाय प्राणी जोर से जमीन पर गिरा तो धूल आसमान की ओर उठी, जिससे धरती हिल उठी। जिस पहाड़ी पर यह गिरा वह धूल में तब्दील हो गई और मांस चारों ओर बिखर गया। इसके बाद भी सब ठीक है, एलेक्स ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। एलेक्स, मेरे हमले इस पर काम नहीं कर रहे हैं। हमें इसके मांस को नष्ट करने की जरूरत है और तुम्हारा जादुई हमला ही एकमात्र चीज है जो इसे आसान बना सकता है, विल्फोर्ड ने बड़बड़ाया। एलेक्स ने सिर हिलाया और एक क्षण सोचा। ड्रैगन के हृदय में बहुत अधिक मात्रा में मैना था। हमें किसी तरह उससे भी छुटकारा पाना होगा। इसके लिए हमें इसका आकार छोटा करना होगा। उनकी बातचीत तब बाधित हुई जब विशालकाय व्यक्ति पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वूश! जैसे वह कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी भुजाएं जो अधिक उग्र लग रही थीं, उनकी ओर बढ़ीं। एलेक्स पीछे हट गया और विल्फोर्ड ने वार झेल लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रंग! विशाल भुजा विल्फोर्ड की तलवार से टकराए और उसकी भुजाएं पुनः पीछे की ओर धकेल दी गईं।
विल्फोर्ड ने हमला किया और विशालकाय की भुजाओं से चारों ओर बिखरे हुए हाथों और मांस के लोथड़ों के एक छोटे से हिस्से को उड़ा दिया। वे विशालकाय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक नीली धारा उनके बीच से गुजरी और उन्हें कुरकुरे कोयले में बदल दिया। एलेक्स ने अपना शरीर घुमाया और अपनी तलवार को संचित गति के साथ विशालकाय की ओर घुमाया। एक ज्वलंत चाप उस विशालकाय से टकराया, जिससे वहां मांस के बाहरी टुकड़े जल गए। चूंकि विशालकाय व्यक्ति का ध्यान एक ही चीज पर था, जो कि कीड़ों को पकड़ना था, इसलिए उसके शरीर की सभी सुरक्षाएं उपेक्षित हो गई थीं। वर्तमान में यह एलेक्स और विल्फोर्ड के लिए आनंद लेने के लिए एक विशाल पंचिंग बैग के अलावा कुछ नहीं था। अपने विशाल आकार के कारण इसकी गति और समन्वय में कई खामियां थीं। विल्फोर्ड और एलेक्स ने हमला जारी रखा। एलेक्स ने अपनी बिजली और आग से भरी तलवार को विशालकाय पर वार किया, जिससे वह नीचे झुक गया। एलेक्स के हमले से सड़ा हुआ मांस बिजली के झटके से झुलस गया और जल गया तथा राख और धूल के टुकड़ों की तरह विशालकाय शरीर से नीचे गिरने लगा। वह बार बार चिल्ला रहा था, जैसे कोई बच्चा नखरे दिखा रहा हो। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और विल्फोर्ड पर हमला कर दिया, जिसने उस विशाल शरीर की ओर अपनी तलवार घुमाते हुए हमले को रोक दिया और उसे चकमा दे दिया। भटकना। विशालकाय व्यक्ति ने अपना संतुलन खो दिया, लेकिन इस बार वह केवल 2 कदम पीछे हटा और गिरा नहीं। एलेक्स और विल्फोर्ड ने ताबड़तोड़ हमले किए। विशाल थोड़ा पीछे हट गया। उनके हमले अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे और उन्होंने विशाल को वापस लड़ने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन अंततः जिस गति से विशाल पीछे हटा वह धीमी हो गई। एलेक्स ने भौहें सिकुड़कर उस विशालकाय पर बार बार हमला किया। जैसे ही उसका शरीर उस विशालकाय व्यक्ति की ओर बढ़ा, उसने देखा कि हथेली उसकी ओर आ रही है, जिसे विल्फोर्ड ने रोक दिया था, जो मेरे सामने प्रकट हुआ था। दुर्भाग्यवश हथेली ने अपनी गति नहीं खोई और विल्फोर्ड उससे घायल हो गया। उसके हाथों पर प्रहार किया गया और वह एलेक्स की चकित कर देने वाली आंखों के सामने खून खांसते हुए उड़ गया। विशालकाय नज़र एलेक्स पर टिकी रही, जिससे एलेक्स को अपनी योजना बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आक्रमण करना छोड़कर एलेक्स ने उस विशालकाय से दूर जाने की कोशिश की, जिसने अपनी भुजाएं उसकी ओर बढ़ाते हुए मंत्रों से उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तेज और त्वरित गतिविधियों को देखकर एलेक्स ने पहाड़ी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर कूदने के लिए अपने दांत पीस लिए। यद्यपि उसकी गति बहुत अधिक थी और वह तोप की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोली चलाता था, फिर भी दैत्य शीघ्रता से उस तक पहुंचने में सक्षम था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। जितना संभव हो सके उतना मांस नष्ट करने की कोशिश करते हुए एलेक्स ने सोचा कि क्या विशालकाय कमजोर हो जाएगा या मजबूत। वर्तमान में सड़े हुए मांस के ढेरों के कारण विशालकाय की प्रत्येक सूक्ष्म गतिविधि को नियंत्रित करना कठिन हो रहा है, तो क्या विशालकाय को कुछ द्रव्यमान कम करने से कोई लाभ नहीं होगा? क्या होगा यदि उसकी गति और चपलता बढ़ जाए, जब वह अपना वह मांस खो दे जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता और वह अधिक शक्तिशाली हो जाए? इस विचार को ध्यान में रखते हुए एलेक्स ने विशालकाय को हराने के लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढने की कोशिश की। सभी प्रकार के परिदृश्यों के बारे में सोचते हुए उसने उस ड्रैगन हृदय को नष्ट करने का निष्कर्ष निकाला, जो विशालकाय में सब कुछ बांध रहा था। सड़े हुए वसा के विशाल पिंड के अंदर ड्रैगन के हृदय को ढूंढना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि उस विशालकाय प्राणी की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना बड़ी समस्या थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मांस के प्रत्येक टुकड़े में अपनी अलग चेतना थी और हर बार जब वे उसके पास जाते तो उन्हें प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। जादुई अवरोध के ऊपर मांस सख्त हो जाता था और नजदीक आने पर बहुत अधिक आक्रमण करता था, जिससे विल्फोर्ड के लिए आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता था। लेकिन इसके बाद भी विल्फोर्ड करीब पहुंचने में सफल रहा और उसने डिफेंस को भेदते हुए वार किया। यह उस खाली जगह से हमला किया गया था जहां से उसे लगना चाहिए था, लेकिन प्रभाव से ठीक पहले दिल को खींच लिया गया और उस स्थान से विस्थापित कर दिया गया। और तभी उन्हें ये बात समझ में आई कि हृदय की स्थिति स्थिर नहीं है और उसे परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। एलेक्स काफ़ी तेज था, लेकिन इसके बाद भी हाथ लगभग उसके पास पहुंच ही गया। जब एलेक्स को यह महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई जादू नहीं हो रहा है, तो उसने अपना शरीर घुमाया और उस विशाल हथेली की ओर मुंह किया। पीछे से तलवार खींचकर एलेक्स ने उसके कुंद सिरे से हथेली पर वार किया। भारी तलवार ने हथेली के किनारे पर जोरदार प्रहार किया और उसमें गड्ढा बन गया, जिससे विशालकाय आश्चर्यचकित हो गया। जहां पर बड़ी तलवार लगी वहां मांस के टुकड़े फट गए और जैसे ही प्रभाव हथेली से होकर गुजरा, मांस फूल गया और खून के धुंध में बदल गया। एलेक्स ने यह दृश्य देखकर पीछे हटते हुए कहा, निश्चित रूप से यह अधिक प्रभावी है। सर विल्फोर्ड कोई जादुई तलवारबाज नहीं है और उनकी तकनीक छोटी सी जगह पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए है, जबकि इस स्थिति में मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर विनाश कर सकता है, वह कहीं अधिक उपयोगी है। हालांकि विल्फोर्ड ने विशालकाय जानवर का एक हाथ काट दिया और उसे टुकड़ों में काट दिया, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विशालकाय जानवर खुद को फिर से जोड़ सकता था। यह विचार मन में रखते हुए एलेक्स सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां हृदय स्थित था। विशाल का ध्यान हथेली को ठीक करने पर था, जबकि विल्फोर्ड ने पहले ही पीछे से हमला करने की स्थिति ले ली थी। डेडवेट ग्रेट स्वॉर्ड लाल आभा में लिपटा हुआ था, जो आग की लपटों में बदल गया और उसके बाद बिजली की चमक दिखाई दी। एक बिजली की तरह एलेक्स की आकृति, जो अभी भी दूरी पार कर रही थी, गायब हो गई और विशालकाय के सामने प्रकट हो गई।
उसका लक्ष्य त्वचा के माध्यम से धड़कते हृदय पर था, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उस स्थान पर एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। बचाव करने के बजाय अपना मुंह खोलकर उसके अंदर से कई हथियार सहित आ गए, जिन्होंने एलेक्स को जकड़ लिया और आग उगलने लगे। एलेक्स की आंखें पागलपन से चमक उठीं और वह पागलों की तरह दहाड़ा, लाओ इसे। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं और देखें कि किसका हमला ज़्यादा मजबूत है। जोरदार घोषणा के साथ एलेक्स ने प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना किया, जिससे भयंकर गर्मी फैल गई और गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 455-453। आमने सामने की टक्कर दो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 453। आमने सामने की टक्कर दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक क्षण के लिए समय धीमा हो गया प्रतीत हुआ। उस क्षण छाती पर बना विशाल मुंह चौड़ा हो गया और गहरे रंग की बिजली के साथ लाल लपटों के साथ एलेक्स का दृश्य दिखाई दिया। ऊर्जा के संघनित द्रव्यमान की एक किरण एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और एलेक्स पर हमला किया गया था, जिसके चेहरे पर हमले से बचने का कोई मौका नहीं था जब तक कि वह टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं करता। हमलों की विध्वंसकता एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी और एक ड्रैगन के क्रोध के समान थी, लेकिन फिर भी एलेक्स शांत था। उसकी लाल आंखें इतनी शांत थीं कि जब प्रचंड गर्मी की चमक उस तक पहुंची तो वह भयभीत हो गया। आशीर्वाद और सभी प्रकार के वरदानों की चमक से आच्छादित उसके शरीर के साथ विशाल द्रव्यमान वाली विशाल तलवार की छाया एक सीधी रेखा में खींची गई और विशाल विनाशकारी हमले का सामना किया। लौ की पहली लहर गुरुत्वाकर्षण के साथ गिरती तलवार के वेग के कारण टूट गई और विकृत हो गई। फिर आग की लपटों और बिजली की एक और लहर आपस में टकराए। कुछ पल के लिए गतिरोध की स्थिति बन गई क्योंकि कोई भी पक्ष एक पल के लिए भी एक दूसरे पर विजय पाने में सक्षम नहीं था। दोनों हमलावरों द्वारा एक दूसरे पर अत्यधिक दबाव डालने के कारण स्थान बहुत ही छोटा हो गया तथा फिर संकुचित स्थान बड़ा होने लगा। बूम! एलेक्स के हमले से फैली लपटें जमीन पर गिरने से तुरंत ही जमीन पर 200 मीटर से अधिक गहरी खाई बन गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसके बाद कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में तेज झटके और तूफान फैल गए। पूरा पहाड़ हिल गया और जगह जगह दरारें पड़ गईं। एक चमकदार रोशनी चमकी जिससे उस दृश्य को देखने वाला हर कोई अंधा हो गया। कुछ ही क्षणों के बाद एक काली छाया का ढेर बिजली की तरह पीछे की ओर फेंका गया, जिससे टकराकर पहाड़ की नुकीली चोटी धूल में बदल गई और एक अन्य चोटी से टकराकर उसमें एक बड़ी दरार पैदा हो गई। जिस चीज ने इतना विनाशकारी विनाश किया वह डेडवेट ग्रेट स्वॉर्ड थी, जिसे बहुत तेज गति से पीछे फेंका गया था। जब उसे वापस फेंका गया तो एलेक्स की हालत भी अच्छी नहीं थी। एलेक्स का शरीर हिल गया और उसकी छाती पर आघात लगने से वह दूर चला गया। जैसे ही आग की लपटें उस पर आक्रमण करने लगी, उसके एक कोने से लाल रक्त की पतली धार बहने लगी तथा उसने जो कवच पहना हुआ था वह फट गया और उसकी छाती तथा भुजाएं जल गईं। एक धूमकेतु की तरह अपनी लाल पूंछ पीछे छोड़ते हुए एलेक्स आग की लपटों में घिरा हुआ उड़ गया और चट्टानी पठार पर गिर गया तथा पूरे शरीर में टूटी और कुचली हुई हड्डियों के साथ एक चितरे वाली गुड़िया की तरह जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर पटकने के कारण उसकी खोपड़ी टूट गई और त्वचा फट गई, जिससे उसकी पसलियां और रक्तरंजित उरोस्थी उजागर हो गई, जिस पर छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। उसके शरीर से खून झरने की तरह बह रहा था और इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी होश में रहने के लिए उसे दांत पीसने और होंठ चबाने पड़े। उसकी दृष्टि अंधकार में होती जा रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने विशालकाय को देखा और बुदबुदाया, मैंने अपना काम कर दिया है, अब ये तुम्हारा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कयाक आहे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पीड़ा और निराशा की भारी पकड़ गूंज उठी जब विशालकाय व्यक्ति दर्द से कराह उठा। विशाल को बीच से सर्विस दी गई थी और उसका बायां हिस्सा ढीला होकर दूसरी ओर गिर रहा था। लेकिन ये सब नहीं था। इसे खुद को फिर से जोड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बीच का मांस और मांस एलेक्स के प्रहार से जलकर नष्ट हो गया था। मांस का भारी पिंड खोने से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था और इसके अलावा ड्रैगन का दिल भी बाहर की ओर खुल गया था। मांस उसे ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह क्षेत्र जल रहा था और जैसे ही धड़कते हुए हृदय ने आग को बुझाने के लिए मन को विकीर्ण किया, दूर से एक बिजली उस पर गिर पड़ी। दैत्य ने कराहते हुए उस स्थान की ओर देखा जहां गोलियां चलाई गई थीं और उसकी आंखों में नूह की झलक दिखाई दी। जब उसकी नज़र नूह पर थी तभी आभा की एक किरण निकली और विल्फोर्ड उसके ध्यान भटकाने के अवसर का फायदा उठाते हुए हृदय के पास प्रकट हुआ। ब्लेड की नोक पर आभा संघनित हो गई और उसने दिल पर वार कर दिया। उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्लेड की नोक अवरोध को भेदते हुए हृदय तक पहुंच गई, जहां ब्लेड पर संघनित आभा ने विस्फोट किया और हृदय को नष्ट कर दिया, जिससे सब कुछ समाप्त हो गया। डॉट 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 एड्स बाय पब फ्यूचर। हृदय के धंसने के साथ ही मांस के टुकड़े नीचे गिरकर सड़ने लगे। जैसे ही सिर के पास के मांस के लोथवे टूटने लगे, उनकी नज़र उस नेता पर पड़ी जिसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसका शरीर मांस में पिघल गया था। आप सभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम सबको कुत्तों की तरह मार दिया जाएगा।
अंतिम शब्दों के साथ ही नेता की प्रतिमा टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। टैप 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 लंगड़ाते और लड़खड़ाते हुए एलेक्स बड़ी कठिनाई से घटनास्थल पर पहुंचा, जहां उसे मांस की भयानक दुर्गंध का सामना करना पड़ा जो आश्चर्यजनक दर से सड़ रहा था। नूह वहां पहुंचा और आश्चर्यचकित भाव से एलेक्स को देखा और पूछा, तुम अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे हो? मेरे पास बहुत कम मान है और हमले में बहुत अधिक मान है, जिससे मेरी चिकित्सा धीमी हो रही है। मुझे ठीक होने में कुछ समय लगेगा, एलेक्स ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह शिखर तक पहुंचने के लिए रिस्टोर का उपयोग कर सकता था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सर विल्फोर्ड, ड्रैगन हृदय के बारे में क्या कहेंगे? एलेक्स ने पूछा। विल्फोर्ड ने उस स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पूरा दिल तो नहीं था, लेकिन आधा दिल था, फिर भी यह काफी शानदार था। सभी की नज़र 0.5 मीटर के विशाल हृदय पर पड़ी, जिसमें एक बड़ा छेद था और वह अभी भी धीरे धीरे धड़क रहा था। नूह की आंखें चमक उठीं और वह बोला, क्या हम इसका किसी तरह उपयोग कर सकते हैं? एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और बोला, भले ही इसे नष्ट नहीं किया गया हो, यह अनुपयोगी है और जल्द ही काम करना बंद कर देगा। ये काफ़ी अस्थिर लगता है और इसे जबरदस्ती काम पर रखा गया है। अब ये कचरे के अलावा कुछ नहीं है जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। एलेक्स ने नोआ के दुखी चेहरे को देखा और कहा, चलो सफाई करते हैं और खंडहर में बचे हुए सुरागों की तलाश करते हैं। काश वहाँ कुछ हो। नूह ने एलेक्स को सही किया क्योंकि उसे लगा कि विशालकाय द्वारा रौंद दिए जाने के बाद खंडहर में कुछ भी नहीं बचा होगा। फिर भी उन्होंने मलबे और मलबे के बीच अपनी खोज शुरू कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 456-454 मछली पकड़ना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 454 मछली पकड़ना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बचपन से ही सिएना के दिन उदासी, कष्ट और अकेलेपन से घिरे रहे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे कोई प्यार नहीं करता था, बल्कि यह सबका प्यार था जिसके कारण उसके लिए अपने दिल में कैद इच्छाओं को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। ये रहस्योद्घाटन होने के बाद कि उसके भाई भविष्य में मर सकते हैं, उसके पिता सम्राट ने पहले से ही भविष्य की योजना बनानी शुरू कर दी थी, जहां वह उन सभी के मरने की स्थिति में सिंहासन को स्थिर करेगी। उसके पिता ने केवल एक ही महिला से विवाह किया था और उनके 3 बच्चे हुए, जिसके बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। उस दिन से उसे एक कठिन और कांटेदार रास्ते पर चलना पड़ा, जहां उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उसके बाल छोटे करवा दिए गए और वह हर बार लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और भोली भाली सिएना, जो लिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, उसे 6 साल की उम्र तक कुछ भी गलत नहीं लगा। शाही सदस्यों की शिक्षा बहुत पहले शुरू हो गई थी और तभी उन्हें लिंग भेद के बारे में जागरूक किया गया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अन्य लोगों की तरह बेफिक्र होकर जीने की अपनी इच्छा को दबाना पड़ा। यद्यपि कुलीन वंशजों को कठोर जीवन जीना पड़ता था, लेकिन उनका जीवन तो कहीं अधिक कठोर था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह हमेशा सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहती थी, ताकि कोई भी उसके गहरे रहस्य को न जान सके। जब अरकाम टूटने लगा और कोई आशा नजर नहीं आ रही थी, तभी उसे आज़ादी मिली। सिएना, हम नहीं जानते कि हम और कितना समय तक टिक पाएंगे। ऐसा लगता है कि देवी ने जो कहा है, हमें उसी कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। अगर हमें कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि तुम राजगद्दी संभालो, लेकिन अब जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए संभालने के लिए कोई साम्राज्य बचा होगा। आप एक महान महारानी साबित हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप हताश होकर संघर्ष करें। इस तरह से तुम्हें दबाने और मजबूर करने के बजाय मैं चाहता हूं कि तुम अपना जीवन जियो। इसलिए मैं आशा करता हूं कि तुम अपना जीवन जी सको, एक अच्छी पत्नी बन सको और तुम्हारे कुछ अच्छे बच्चे हों। जब हम गिरेंगे तो मैं चाहता हूं कि तुम बौनों की भूमि पर भाग जाओ और मैजिक टॉवर में जादूगर बन जाओ। मैंने पहले ही कुछ व्यवस्था कर ली है। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वर्गीय शब्दों को सुनने के बाद सिएना को खुश होना चाहिए और खुशी में नृत्य करना चाहिए, क्योंकि उसे आखिरकार वह स्वतंत्रता मिली जो वह इतने लंबे समय के बाद चाहती थी। हालांकि ये वह आज़ादी नहीं थी जिसकी उसे चाहत थी। जब उसने अपने बड़े भाई को बिस्तर पर लगभग मरणासन अवस्था में बेहोश पड़ा देखा तो उसकी दुनिया खाली हो गई। जब वह किनले के साथ युद्ध के बारे में समाचार सुनती है तो उसका दिल दुखता है, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं, जिसमें उसके दूसरे भाई की जान लगभग चली जाती है। लोगों की पीड़ा और आक्रमणकारी आफत के बारे में सुनकर उसका दिल टूट गया। इन सभी संकटों के बीच अंततः प्रकाश की एक किरण उन पर चमकी और उनकी दुनिया अचानक विभिन्न रंगों से भर गई। ये सब उस आदमी के रूप के कारण था। पहले तो उसे उसके दृश्य से बहुत घृणा हुई और वह उस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी जिसने उनकी सेना का कत्लेआम किया था। उसकी क्रूरता और कुख्याति की ख्याति अरखाम में दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह किनले के लिए नायक हो सकता है, लेकिन अरखाम के लिए वह खलनायक से भी बदतर था, जिसने उनकी उम्मीदें छीन ली और न केवल उनकी उम्मीदें बल्कि कई लोगों के घरों को नष्ट कर दिया।
और यह वही व्यक्ति था जिसने पहले उनकी आशा को चकनाचूर कर दिया था, अरकाम को उसके विनाश से निकाला और उन्हें नई आशा दी। और उसे बहुत निराशा हुई, अनजाने में ही वह उस आदमी के साथ बंधन में बंध गई जिसने उसका पीछा किया और उसे एक नया जीवन दिखाया। रिया, जिसके साथ वह अजीब तरह से सहज थी, उसकी पहली दोस्तों में से एक बन गई जिसके साथ वह बातचीत कर सकती थी और अपने सभी बोझों के बारे में आराम से बात कर सकती थी। उसके साथ ही वह स्वयं हो सकती थी और गपशप करने का अपना पसंदीदा काम कर सकती थी। बगीचे में टहलते समय भी वे यही कर रहे थे। रिया, एलेक्स का अस्तित्व तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? रिया उसका सवाल सुनकर मुस्कुराए और बताने लगी, वह मेरी परछाई के लिए रोशनी है। उनके बिना मैं अंधकार में डूबा रहता और किसी झुग्गी झोपड़ी में पड़ा रहता या किसी राक्षस में बदल जाता जो दूसरों के लिए एक इस्तेमाल और फेंकने का साधन बन जाता। रिया के वर्णन के बाद सिएना थोड़ा सा कांप उठी और सहजता से पूछा, क्या होगा अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? रिया के कदम रुक गए और उसने एक पल के लिए सिएना को देखा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं उन पर विश्वास करता हूं और वह भी ऐसा ही करते हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह सकती कि हमारा प्यार सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा और लंबे समय तक चला, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे एक विशेष जुड़ाव महसूस होता है। चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़ा हो, चाहे मैं कितना भी दुखी और निराश क्यों न हूँ, उसकी उपस्थिति मेरे सारे दुखों को भुलाने के लिए पर्याप्त है। भविष्य में मैं चाहे जो भी बन जाऊँ, वह मुझे स्वीकार करता है। भले ही हम अलग हो जाएं और एक दूसरे से और दूर हो जाएं, हम समय की खाई को पार करके एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। सिएना ने उसकी लार निगल ली, जैसे उसने कुछ इतना गहरा सुना हो जिसे वह समझ नहीं पा रही हो। तभी रिया ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, एक दिन तुम ये बात जरूर समझ जाओगी। क्या हर बार जब वह तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज नहीं हो जाती? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सिएना ने अपनी नज़रें फेर लीं और अनभिज्ञता का नाटक किया। उसी समय एक दासी आए और बोली, महाराज, सर एयोन नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर एयोन पहले से ही यहाँ हैं। उसे कहो कि थोड़ा इंतजार करे, सिएना ने घबराए हुए भाव से कहा। बहन रिया, क्षमा करें, मेरा अपॉइंटमेंट है। तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा सिएना। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने दिल की सुनोगी। रिया ने खिलखिलाकर हंसी, जिससे सिएना थोड़ा शर्मा गई। सिएना ने अपना सिर झुकाया और एयोन से मिलने के लिए चली गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया ने थोड़ा मुस्कुराकर झाड़ियों की तरफ देखा और पूछा, तुम वहां कब तक छुपोगे? सरसराहट की आवाज के साथ एलेक्स चकित भाव से प्रकट हुआ। रिया की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और उसके गालों को चूम लिया तथा आश्चर्य भरी नजरों से अपने सामने के दृश्य को देखने लगा। कब की बात है ये? जब आप दूर हों। ओह, एलेक्स के होंठ मुड़े और वह हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि मेरे लड़के एयोन ने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। कितना कुशल मछुआरा है, उसने शायद तुमसे सीखा होगा, रिया ने खिलखिलाकर कहा और अपनी कोहनी एलेक्स के धड़ पर मार दी। आप मुझे भी मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखाते? आउच! एलेक्स ने नाटक किया कि उसे बहुत चोट लगी है। तुम मुझ निर्दोष को बदनाम कर रहे हो। रिया ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी उन बदमाशों के ठिकानों को नष्ट करके अच्छा लगा। उनका भी एक नाम है, शगुन। नाम सुनते ही रिया के माथे पर बल पड़ गए। ये तो बहुत बुरा लगता है। एलेक्स उस व्यक्ति के बारे में सोचकर जोर से हंसा जिसने ये नाम सोचा था। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति चुनिब्यो रोग से प्रभावित था। ये तिलचिट्टे बहुत अच्छे हैं। काश हम जल्दी से उनके छिपने के ठिकानों को ढूंढ पाते। मैं जल्दी ही उन तिलचट्टों को कुचलना चाहता हूँ। तुम जल्द ही ऐसा करोगे, रिया ने उसे आश्वासन दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 457-455 शाही मकबरे में प्रवेश। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 455 शाही मकबरे में प्रवेश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुबकी। यह एक शोकपूर्ण चीख थी। जो कोई भी उस रोने को देखता, वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह खुशी से भरा हुआ है या दुख से। सिस्कना, मैं एयोन के लिए खुश हूँ। वह इसके लायक था। वह विशालकाय आदमी दूर से एयोन को चुपके से देखते हुए आंसू बहा रहा था। एक भयभीत करने वाले योद्धा के बजाय वह एक रोने वाले बच्चे की तरह दिखता है। मैक्स, मुझे सच बताओ, क्या तुम उसके लिए खुश हो या इसलिए दुखी हो क्योंकि वह अब सिंगल नहीं है? एलेक्स ने पूछा और मैक्स के कंधे पर थपथपाया। मैक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तीर उसके दिल में चुभ गया हो और वह फूट फूट कर रोने लगा। ये सब ठीक है, एक दिन तुम्हें अपना जीवन साथी मिल जाएगा। मैक्स ने अपनी आंखें रगड़ी और आंसू पोंछे। अब बताओ, तुम कैसे हो? एलेक्स ने पूछा और अपने आदमियों की ओर देखा जो शाही महल में रह रहे थे और शाही सैनिकों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। संयुक्त अभ्यास काफी फलदायी रहा और उनमें से प्रत्येक पहले से अधिक मजबूत हो गया है। ऐसे प्रशिक्षण लें जैसे कि आप युद्ध के मैदान में मौत का सामना करने जा रहे हों।
हम नहीं जानते कि कोई अज्ञात परिवर्तन आ सकता है या नहीं, इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयार रहना होगा। एलेक्स, तुम्हारा क्या? मैंने सुना है कि तुम एकांतवास में जा रहे हो, जॉनसन ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं सम्राट द्वारा व्यवस्थित स्थान पर दूरस्थ रूप से प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ। अगर मैं प्रशिक्षण में बहुत अधिक व्यस्त हो जाऊं तो मुझे देर हो सकती है। इसलिए उस स्थिति में नूह के आदेशों का पालन करें। जब तक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, वह आपको सक्रिय रूप से तैनात नहीं करेगा और मेरे लौटने तक स्टैंड बाय पर ही रहेगा। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, सभी लोग बड़े उत्साह से चिल्लाए। एलेक्स ने उनका अभिवादन किया और प्रस्थान करने से पहले कई आदेश और निर्देश जारी किए। मैंने सुना है तुम्हें बहुत मजा आया। एलेक्स ने एक उपहासपूर्ण स्वर सुना और बस थोड़ा सा मुस्कुराया। महाराज, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। क्या उस जगह से हम जो चीजें लाए हैं वे कुछ मददगार होंगी? एलेक्स ने पूछा। लोग पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में परिणाम देखेंगे, वर्माउथ ने जवाब दिया। गोलेम्स आत्मा विनाश प्रणाली में काफी उन्नत हैं, वे मारने के लिए बने हैं। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और एक क्षण तक विचार करता रहा। विशालकाय को पराजित करने के बाद उन्होंने गुप्त ठिकाने की हर गली कूचे में तलाश की। वह स्थान लाशों के विशाल मांस से रौंदा हुआ था, फिर भी वहां से उन्हें बहुत सी चीजें मिलीं। पहली चीज थी अधूरे गोलेम, जो पूरे हो जाने पर उनके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। दूसरे, वे प्रयोगात्मक लोग थे जिन्हें तहखाने में कैद कर दिया गया था। लड़ाई के कारण वे कुचलकर मर गए और जो जीवित थे वे दयनीय स्थिति में थे और उन्होंने एलेक्स से उन्हें मारने और नरक से मुक्त करने की विनती की। वहां हर उम्र के लोग मौजूद थे और यह एक घिनौना नज़ारा था। एलेक्स, जिसे बच्चों से थोड़ा लगाव था, उसे यह नज़ारा देखकर घिन आ गई। वह इन सब को रोकना चाहता था और इन संदिग्ध संगठनों को नष्ट करना चाहता था। नाम की तरह ही ये सभी तरह के बुरे काम कर रहा था जिन्हें किसी भी कारण से माफ नहीं किया जा सकता था। जानवरों और इंसानों के गुण रखने वाले लोग कोई हंसी मजाक की बात नहीं थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था जिसका ध्यान सभी साम्राज्यों को रखना था, चाहे वे किसी भी प्रजाति के हों। कोई नहीं जानता था कि इनमें से कितने लोग मौजूद थे, लेकिन एलेक्स को उनके बारे में एक बात पता थी। ये कुछ और नहीं बल्कि संगठन का फेंका हुआ कचरा है जिसे फेंकना ही था। उन्हें कई जादुई स्क्रॉल और कुछ ऐसे नमूने भी मिले जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये लोगों का दिमाग खराब करने का स्थान था, इसलिए सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद नूह और एलेक्स ने उस स्थान पर सब कुछ नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने अवैध जादुई स्क्रॉल पर कब्जा कर लिया और उन्हें जादुई टावरों तक पहुंचा दिया। उन्हें अंधेरे की कोई गोलियां या उससे संबंधित कोई भी चीज़ नहीं मिली, जिससे एलेक्स को थोड़ी घबराहट हुई। हो सकता है कि यह कुछ विशेष था जिसे किसी अत्यंत गोपनीय स्थान पर तैयार किया गया था। तुम इतनी गहराई से किस बारे में सोच रहे हो? वर्माउथ की बातें सुनकर एलेक्स अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। मैं बस उन परेशानियों के बारे में सोच रहा था जिनका सामना दुनिया कर रही है। पृष्ठभूमि में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। कौन जानता है कि यह आपदा कब फिर से सामने आएगी? अगर मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे और इस स्थिति में सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुरक्षित रहेगा। वर्माउथ ने एलेक्स की बातें सुनी और उनसे सहमत हो गया। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। जब तक उन्हें लाभ नहीं मिलेगा वे कभी एक साथ नहीं रह सकते। या तो आपको लाभ के लिए उन्हें एकजुट करना होगा या तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि यह क्या है। वर्माउथ हंसा और एलेक्स को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, जब उन्हें विलुप्त होने या बलपूर्वक वश में किए जाने का संकट झेलना पड़ता है। कुछ देर तक दोनों ने कोई बातचीत नहीं की और एलेक्स बस वर्माउथ के पीछे पीछे चलता रहा जो उसे शाही परिवार के मकबरे की ओर ले गया। इस स्थान पर खंभों वाली बड़ी सफ़ेद इमारतें खड़ी की गई थीं जिससे यह एक पवित्र अभयारण्य जैसा दिखता था। एलेक्स ने कब्रिस्तान के चारों ओर देखा और पाया कि यह कई भागों में विभाजित था। एक भाग सम्राटों और महारानियों के लिए था, दूसरा राजकुमारों के लिए और तीसरा उनकी पत्नियों के लिए था। उन सभी को पार करते हुए वे सीधे पीछे के एक बड़े हिस्से की ओर बढ़े, जहां केवल एक ही कब्र थी। वर्माउथ ने कब्र के सामने घुटने टेके और उसे प्रणाम किया। एलेक्स ने भी यही किया और संक्षिप्त प्रणाम किया। यह उस सम्राट की कब्र है जिसने अरखाम की स्थापना की थी। ये वह था जिसने खून और आंसुओं के साथ अपनी आखिरी सांस तक किले के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके एक हिस्से पर विजय प्राप्त की। जिस सेना के साथ वह आगे बढ़ा वह गुलामों और किले के पतित कुलीनों से बनी थी। उस समय किले का सम्राट क्रूर था। उनकी अक्षमता के कारण ही किले आज 3 साम्राज्यों में विभाजित है। एलेक्स को वर्माउथ की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उससे भी अधिक वह एक और बात जानना चाहता था। अपनी जिज्ञासा को दबा न पाने के कारण उसने पूछा, किले के वर्तमान सम्राट कैसे हैं? वर्माउथ ने अबूझ भाव से एलेक्स को देखा और एक गहरी सांस ली। वह बहुत ही सक्षम और होनहार है। यह अफसोस की बात है कि वह गलत समय पर पैदा हुआ। अगर वह अराजकता और विजय के युग में पैदा हुआ होता तो शायद उसने अपना नाम किंवदंती के तौर पर दर्ज कर लिया होता। वह इस दौर में भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन पिछले 30 सालों से उन्होंने कोई हलचल नहीं की है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हर चीज़ में रुचि खो दी है।
वह राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं और न ही दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि किनले का कद घट रहा है, क्योंकि अपने समय में दुनिया पर उनका जो खौफ था वह खत्म हो रहा है। एलेक्स की भौहें तन गईं और काफ़ी देर तक वह इसका कोई तार्किक कारण नहीं सोच सका। क्या तुम्हें इसका कारण पता है? एलेक्स ने पूछा। वर्माउथ ने अपने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। जब आप उस आदमी से मिले तो आपको उससे पूछना चाहिए। कौन जानता है कि वह आपको जवाब देगा या नहीं। नहीं, हो सकता है कि वह आपको जवाब दे। तुम क्यों सोचते हो कि वह मुझे जवाब देगा? ये सिर्फ अंतर्ज्ञान है, वर्माउथ ने मुस्कुराते हुए कहा और एलेक्स को अचंभित छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि एलेक्स कुछ और पूछ पाता, एक पोर्टल उनके सामने प्रकट हो गया। चलो अंदर चलें, तुम्हें अपना उपहार अंदर मिलेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 458-456 टापू का आंसू। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 456 टापू का आंसू। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स और वर्माउथ, जो कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में एक ताबूत के सामने खड़े थे, उन्हें अचानक मन का आवेग महसूस हुआ। एलेक्स के सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ और उसने उसमें एक पॉकेट आयाम देखा। एक पॉकेट आयाम और यहाँ सभी जगह, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पीछे आओ, वर्माउथ बोला और अंदर प्रवेश किया। एलेक्स के सामने जगह विकृत हो गई और वह एक अजीब जगह में खींच गया। एलेक्स ने कदम रखा और पहली चीज जो नजर आई वह था विशाल नीला आकाश। हालांकि वहां सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। वहां हवा नहीं थी लेकिन घास हिल रही थी। एलेक्स ने जमीन पर थपथपाया और चारों ओर देखा तो पाया कि वह जगह अजीब तरह से आरामदायक थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से सांस ली। यहाँ का मन काफी सघन है, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे उसके पास खड़े वर्माउथ ने सिर हिलाया। मैदान के दूसरी ओर एक सुंदर बगीचा था और बीच में कई पुरानी इमारतें खड़ी थीं जो काफी जर्जर लग रही थीं क्योंकि उनकी उचित देखभाल नहीं की गई थी। एलेक्स को कुछ ऐसी मूर्तियां भी दिखी जो संभवतः आर्कम के सम्राट हो सकते हैं। एलेक्स अंतरिक्ष की विशालता देख सकता था। इसे अकेले बनाना असंभव था। ये कला का एक नमूना था। अंधकार के प्राणी द्वारा प्रयुक्त उपस्थान को अंधकार के देवता के आशीर्वाद से कार्यशील रखा गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार आशीर्वाद और दिव्यता समाप्त हो जाने पर पॉकेट आयाम भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह स्थान बिना किसी आशीर्वाद के कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जैसे ही एलेक्स करीब आया, वर्माउथ सामने आया और पूछा, क्या तुम्हें ये जगह सुंदर नहीं लगती? ये गर्म और सुखदायक है और साथ ही हल्की हवा आपको छू रही है। एलेक्स ने हंसते हुए कहा, यह जगह आपकी पत्नी और बच्चों के साथ सेवानिवृत्ति के लिए अच्छी लगती है। मैं सहमत हूँ। आपने ऐसी जगह कैसे बनाई? क्या अरखाम में कोई आर्कमेज था? नहीं, इसके लिए सुप्रीम मैगस की मदद की आवश्यकता है। ये पॉकेट डायमेंशन 100 साल पहले बनाया गया था। मैजिक टावर के अग्रदूतों के साथ हमारे पूर्वजों ने इसके निर्माण में भाग लिया था। वर्माउथ ने बड़बड़ाया। हर साम्राज्य में कुछ ऐसा ही होता है? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। वर्माउथ ने एलेक्स के प्रश्न पर सिर हिलाया और बुदबुदाया, ये स्थान संकट के समय राजपरिवार के लोगों के लिए निकासी केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और केवल राजपरिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही इस स्थान पर पहुंच सकता है। और मैं ही एकमात्र अपवाद हूं, एलेक्स ने अविश्वास के साथ कहा। हाँ, ये स्थान प्रशिक्षण के लिए अच्छा है। यहाँ का महीना बाहर की तुलना में 5 गुना सघन है। बाहर का एक दिन यहाँ के 10 दिनों के बराबर है। युद्ध से पहले बचे हुए 15 दिनों के लिए आप यहाँ सुरक्षित रूप से प्रशिक्षण ले सकते हैं, वर्माउथ ने धीरे से कहा और एलेक्स को फोन किया। क्या नूह और नोलन यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं? एलेक्स ने पूछा। इस जगह को संचालित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है और यदि आप यहाँ बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, वर्माउथ ने जवाब दिया और एलेक्स को इसे देखने के लिए कहा। एलेक्स ने अंगूठी से चीजें बाहर निकाली और खजाने का ढेर गिर गया। एलेक्स ने अपनी भौहें उठाईं और नीचे झुककर देखने लगा। उनमें औषधीय जड़ी बूटियों के साथ साथ कई अमृत भी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने उत्साह के साथ चीजों को देखा जैसे कि उसे बहुत कम समय के लिए उपहार मिले हों और अचानक वह स्तब्ध रह गया। एक छोटे से आंसू के आकार के क्रिस्टल को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पकड़ते समय उसके हाथ कांपने लगे। आइल के आंसू, एलेक्स ने अविश्वास के साथ कहा। उसकी नज़र टीयर्स ऑफ आइल और वर्माउथ के बीच घूम रही थी। टीयर ऑफ आइल इतना कीमती था कि इसे एक विरासत माना जा सकता है। ये विश्व वृक्ष से ओस की बूंदों का संघनित द्रव्यमान है। वृक्ष जीवन से ओस की एक बूंद किसी को बंधन से मुक्त होने और जीवन को लंबा करने में मदद कर सकती है। और आगे ये भी बता दूं कि उसके हाथ में जो टीयर ऑफ आइल था वह घने उग्र मानस से भरा हुआ था। विश्व वृक्ष को न केवल प्रकृति का प्रतिनिधित्व माना जाता था बल्कि ये देवीहट का अवतार भी था। चूंकि इसे प्रकृति माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था, इसलिए कभी कभी विशेष ओस की बूंदें बनती थीं जो अग्निमय गुणों से युक्त होती थीं, जो एक शरीर में समाहित होने पर संबंधित गुणों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करती थीं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।
यह मेरे लिए भी बहुत कीमती है, एलेक्स बोला और वर्माउथ से इसे ले जाने की विनती की। एलेक्स, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। ये बहुत कीमती है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे पास कुछ भी ना हो। आपके पास और भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास इसके अलावा कोई अन्य मौलिक गुण है? वर्माउथ ने एक क्षण के लिए अपने होंठ बंद कर लिए। मुझे ये पता था, एलेक्स ने आह भरते हुए कहा। कृपया इसे नूह के लिए रख लें, भविष्य में उसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्माउथ ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से खंडन किया, तुम्हें उससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। नूह के पास खुद की रक्षा के लिए बहुत सारे खजाने थे। इससे भी बढ़कर, एलेक्स, क्या आपको लगता है कि नूह इसे एकीकृत करने की कष्टदायक प्रक्रिया को संभाल सकता है? इसके कोने में बेकार पड़े रहने का कारण यह है कि कोई भी इसे लेने का साहस नहीं कर रहा है। यदि यह चट्टान, जल या वायु तत्व का हो तो बात दूसरी है, लेकिन अग्नि एक परेशानी पैदा करने वाला तत्व है। वर्माउथ के शब्दों ने एलेक्स को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। तमाम तरह की परेशानियों से गुजरने के बाद भी उसने नहीं सोचा था कि इसका उस पर कोई असर होगा। इस मामले में, इसके लिए धन्यवाद। एलेक्स ने इसे दिल से स्वीकार कर लिया। मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसी आपकी इच्छा। महाराज, अगर रिया मुझे बुलाए तो कृपया उसे यहाँ ले आएं। मैं इसे यहाँ सभी के लिए खोल दूंगा। शायद वे आपसे कुछ सीख सकें। एलेक्स ने पैर मोड़कर बैठ गया और एक ही बार में अमृत पी लिया। कयाक, एलेक्स कराह उठा क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट का एहसास बना हुआ था। एलेक्स ने एक साथ कुछ अमृत पी लिए। उसका गला सूख गया और शरीर अचानक अकड़ गया। उसके पूरे शरीर की नसें उभर आईं और उसके शरीर में प्रबल प्राणशक्ति प्रवाहित होने लगी। उसके पूरे शरीर में मांस के टुकड़े होने का एहसास फैल गया। उसके शरीर की मांसपेशियां फड़कने लगीं और बार बार तेजी से फैलने और सिकुड़ने लगीं। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? आपने एक साथ बहुत सारी दवाएं ले लीं। अधिक सेवन के कारण आपका शरीर फट सकता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। एलेक्स ने दर्द भरे स्वर में ये शब्द कहे और टीयर ऑफ ऑयल को अपने हाथों में ले लिया, साथ ही यह भी सोच रहा था कि उसे कितनी पीड़ा होने वाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 459-457। टापू का आंसू 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 457। टायर ऑफ आइल 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने ज्वलंत टीयर ऑफ द आइल को उठाया और उसे अपनी हथेली में पकड़कर बैठ गया। उसका शरीर पहले से ही लाल हो चुका था और तीव्र दर्द के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा था। वाहिका की कुछ गांठें फैलने में असमर्थ थीं और वाहिका फट गई, जिसका दर्द पूरे शरीर में फैल गया। वाहिकाओं में आंतरिक फटाव काफ़ी पीड़ादायक था, जिसके कारण रक्त के प्रवाह में थक्के और रुकावटें पैदा हो गईं। जब स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती थी तो एलेक्स नियमित अंतराल पर अपने ऊपर उपचार मंत्र का प्रयोग करता था। वर्माउथ, जो पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था, अचानक उसके होश उड़ गए जब उसने एलेक्स को टी ऑफ आइल लेते देखा। वूश, आग फैल गई और एलेक्स को चारों ओर से घेर लिया। एलेक्स के आसपास का तापमान कई डिग्री तक बढ़ गया और चारों ओर आग का भयावह विस्फोट फैल गया, जिससे मिट्टी भी जलने लगी। अरे एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? वर्माउथ ने घबराए हुए स्वर में पूछा और कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वह किसी भी समय बात काटने के लिए तैयार था। उसने पहले से ही ढेर सारे उपचारक अमृत तैयार कर रखे थे। प्रशिक्षण के विवरण से वर्माउथ को पता था कि यह काफ़ी खतरनाक था, जो एक मानसिक स्थिति की चरम सीमा को चुनौती देता था। लेकिन अब उस दृश्य को अपनी आंखों से देखकर उसे रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। आमतौर पर द्वीप के आंसू ओस के रूप में होते थे, जिसका उपयोग औषधि और अमृत बनाने के लिए किया जाता है। यदि यह संघनित क्रिस्टलीकृत रूप में है तो इसे तोड़कर टुकड़ों में पीस लिया जाता है और फिर इसकी एक चुटकी को औषधि में डालकर पी लिया जाता है। लेकिन यह आदमी मन को सीधे अपने शरीर में खींच रहा है, जो उसके वाहिका पर आक्रमण कर रहा है और यहाँ तक कि एलेक्स की त्वचा को भी जला रहा है। पागल आदमी, वह मन ही मन बुदबुदाया और चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स रुको, तुम मरने वाले हो, वर्माउथ ने आग बुझाने के लिए दौड़ते हुए कहा। सेंट, रुको। घनी आग से एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, जिसने वर्माउथ को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। वर्माउथ अविश्वास से ये दृश्य देखता रहा और उसका जबड़ा खुला रह गया। एलेक्स का पूरा शरीर जल रहा था। एलेक्स के छोटे बाल जल गए और वह गंजा हो गया, तथा एलेक्स की त्वचा की ऊपरी परत पहले ही जलकर झुलस चुकी थी। जैसे ही हल्की हवा चली, जली हुई त्वचा राख में बदल गई और उड़ गई, जिसके नीचे जली हुई मांसपेशियां दिखाई देने लगीं और चारों ओर से खून बहने लगा। एलेक्स ने आशीर्वाद को सक्रिय कर दिया और जलने के बाद उसका शरीर बार बार ठीक हो रहा था और पुनर्जीवित हो रहा था। यातनापूर्ण प्रक्रिया बार बार चलती रही। एलेक्स ने अपनी लुप्त होती चेतना को रोकने के लिए अपने होठों को काटा और दांत पीस लिए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी सभी मांसपेशियां इस प्रक्रिया को रोकने की गुहार कर रही थीं। मैं अपना होश नहीं खो सकता, नहीं तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया और अपनी मुट्ठी भी कस ली।
टिया ऑफ आइल ने न केवल उसके मन को बढ़ाने में मदद की, बल्कि वह अपने शरीर और मांसपेशियों पर भी अधिक मेहनत कर सकता है, साथ ही अपने शरीर में मौजूद सभी अशुद्धियों को जला सकता है। इसके अलावा उसकी तेजी से पुनर्जीवित होने वाली त्वचा और मांसपेशियां सख्त और दृढ़ हो जाएंगी, साथ ही उसका मन भी द्वीप वर्ष को अवशोषित करने के बाद तेजी से बढ़ जाएगा। शरीर के सभी भागों में तीव्र दर्द के कारण उसका शरीर पहले ही सुन्न हो चुका था। वर्माउथ ने अपनी लार निगल ली। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस भयानक दृश्य को देखना ही उसके लिए कष्टकारी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि कई लोग तो इसे देखकर ही बेहोश हो गए। धमाका। एलेक्स के शरीर का एक हिस्सा अचानक फट गया, जिससे वर्माउथ पीछे हट गया। मांस का एक लचकता हुआ पिंड उभरा और उस अंक का आकार लेने लगा और इसके कुछ क्षण बाद एक और विस्फोट हुआ। जल्द ही एक के बाद एक विस्फोटों की श्रृंखला शुरू हो गई और एलेक्स के साथ साथ वर्माउथ का यातना सत्र जारी रहा, जिसके पैर बार बार हड्डियों और मांस के छींटे देखकर नरम पड़ गए। लियोनहार्ट में आसन युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। क्या आपने उपकरण की जांच की है? ये कैसा है? कैथरीन ने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे जवान सर्वोत्तम उपकरणों से सुसज्जित हों। मैंने वह सर्वोत्तम दिया है जो हमारे पास उपलब्ध था। क्या आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? यवोन ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। कैथरीन मुस्कुराई और बोली, क्या मैंने कहा था, मुझे तुम पर शक है। मैं क्रिस्टीना से बस एक अंतिम जांच करने के लिए कह रही हूं, कैथरीन बोली और क्रिस्टीना को घूरने लगी। हमेशा की तरह जब वे दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, क्रिस्टीना अपनी तलवार को तेज करने में व्यस्त थी। एलेक्स के जाने के बाद उसकी दुनिया में जो थोड़ा बहुत रंग था वह फीका पड़ गया था और वह अपनी पिछली अवस्था में वापस चली गई थी, जहां वह आगामी लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करते हुए प्रशिक्षण या उसके हथियारों को तेज करने में व्यस्त रहती थी। ऐसा लगता है जैसे वह प्रतिदिन अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभा रही है और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए वह समय दे सके। आप इसे कितना चमकाने जा रही हैं, क्रिस्टीना? कैथरीन ने असहाय नज़र से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाती, क्रिस्टीना ने बुदबुदाया। ये ब्लेड कोई साधारण कलाकृति नहीं है, ये युद्ध की देवी द्वारा आशीर्वादित हथियार था। क्रिस्टीना ने दुखी भाव से कहा, मैं इसे चलाने और इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब यह अपने चरम पर थी तो मेरे पिता ने एक बार से पूरी रक्षा पंक्ति को काट दिया था। वह चाटने वाला कुत्ता इस ब्लेड के प्रति इतना आकर्षित था कि इसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। रुको रुको। क्रिस्टीना के शब्द सुनकर यवोन को लगा जैसे उसका दिमाग एक पल के लिए ठहर गया हो। क्या शेन को वह ब्लेड नहीं मिला? उसने भ्रमित भाव से पूछा, क्योंकि उसे लगा कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। नहीं, उसे इसकी सस्ती कॉपी मिली है, असली वाली नहीं। मेरे पिता ने इसकी शक्ति को सील करके गुप्त रूप से वापस भेज दिया। क्रिस्टीना ने कटु भाव से उत्तर दिया। क्या उसे इसके बारे में पता था? कैथरीन ने सतर्क दृष्टि से पूछा। कौन जानता है, क्रिस्टीना ने बुदबुदाया और अपने कंधे उचका दिए। वह मुझे मारने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक मैं मर नहीं जाती वह शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। बेचारा, वह कल्पनाओं में डूबा रहता है, यवोन ने हंसते हुए कहा। क्रिस्टीना, तुम कल सेना का नेतृत्व करने जा रही हो, तुम्हें आज अच्छी नींद लेनी चाहिए, कैथरीन ने उसे समझाया। क्रिस्टीना ने ब्लेड नीचे रख दिया और एकाकी भाव से पूछा, कैथरीन, क्या हम उस बारूद और उससे बने हथियारों का उपयोग करेंगे? कैथरीन के पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था और वह कुछ क्षण तक सोचती रही। एलेक्स ने खुद को प्रशिक्षण में बंद कर लिया था, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और रिया ने कहा कि सभी निर्णय मेरे हाथ में हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि वह चीज़ थोड़ी खास है। मुझे नहीं लगता कि अभी उस चीज़ के लिए समय आ गया है। यवोन ने इनकार किया। आपको वहाँ हर तरह का कूड़ा कचरा मिलेगा। वे इस पर नज़र डालने की कोशिश कर सकते हैं और हम सबका बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। कैथरीन ने यवोन और क्रिस्टीना के हाव भाव देखे, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। तो हम इस बात को अभी के लिए छोड़ देंगे। क्रिस्टीना, युद्ध के मैदान में अपना और एथेना का ख्याल रखना। और अगले दिन क्रिस्टीना ने सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे की ओर ले जाने के लिए एक परेड का आयोजन किया, ताकि लियोनहार्ट में हर कोई उनकी सेना की एक झलक देख सके। शेष 15 दिन पलक झपकते ही बीत गए और एक भीषण युद्ध का मंच तैयार हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्त भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 460-458। 4 राजकुमार इकट्ठे हुए हैं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 458। 4 राजकुमार इकट्ठे हुए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे स्थान पर भारी वर्षा हुई और आकाश अशुभ काले बादलों से भर गया। गीली बारिश के नीचे हरियाली चमक रही थी, क्योंकि घास और मिट्टी बारिश के पानी में भीग गई थी। शांतिपूर्ण दृश्य ऐसा लग रहा था मानो ये हमेशा के लिए जीवन शक्ति और जीवन का गुणगान करेगा। हालांकि शांति को टुकड़ों में बिखरने में बस एक पल ही लगा। हरियाली के पार घना घास का मैदान था जो घने काले कोहरे से भरा था और जिसके अंदर अनगिनत खतरे छिपे हुए थे।
सतह के चारों ओर घना धुआं छाने से दर्शकों के लिए दृश्यता खराब हो गई। पश्चिमी मोर्चे की रक्षा पंक्तियां तथा विशाल भूभाग लंबे समय से राक्षसों के कब्जे में हैं। इस धुंध के कारण घुसपैठ करना और जगह की तलाश करना मुश्किल हो रहा था। अगर किसी के दल में पादरी और पादरी न हो तो अंदर घुसने पर मौत निश्चित थी। इसी कारण से हमले में देरी हुई। पूरे राज्य से लड़ाकों को राष्ट्रीय सेना में योगदान देने के लिए बुलाया गया। अब ये प्रतिष्ठा का युद्ध था और किले के इतिहास में चमकने का मौका था। लकड़ी की बाड़ें लगा दी गई थीं और अवरोध खड़े कर दिए गए थे। चर्च के कर्मचारी पहले से ही धुंध को हटाने के लिए काम कर रहे थे। ओफेलिया के साथ किले की वर्तमान संत एथेना और लीना, जो संत बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, किले की सेना का समर्थन करने में लगी हुई थीं। इस बीच विशाल तंबू के अंदर टियर से टियर 3 तक के सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उनके साथ किले के कुछ उच्च कुलीन लोग भी थे। सम्राट ने किले की सेना का लगभग 2/5वां हिस्सा स्थानांतरित कर दिया था, जिससे पता चलता है कि वह इस युद्ध को कितना महत्व देते थे और शायद वह प्रत्येक व्यक्ति के प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए छाया के माध्यम से इस युद्ध का अवलोकन कर रहे थे। निचले स्तर के राज्यों के निम्न कुलीनों और लोगों के लिए यह एक दमघोंटू माहौल था, क्योंकि भले ही उनके राज्य में उनका कितना भी सम्मान क्यों न हो, यहाँ वे कुछ भी नहीं थे। बैठक की अध्यक्षता 4 राजकुमारों ने की, जिन्होंने सभी को कठोर दृष्टि से देखा। प्रथम राजकुमार सीन, मध्य मिथिक रैंक और आयु 31। द्वितीय राजकुमार हेक्स, प्रारंभिक मिथिक रैंक और आयु 30 वर्ष। तृतीय प्रिंस विलियम, सर्वोच्च पौराणिक पद और आयु 28 वर्ष। चौथे राजकुमार शियोन, 27 वर्ष की आयु में प्रारंभिक किंवदंती। उनमें से प्रत्येक अपने अपने लीग में एक राक्षस था। स्टेन के शाही परिवार में बहने वाले रक्त में देवताओं का रक्त था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें जबरदस्त क्षमता थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स को शाही परिवार के लिए कलंक माना जाने और उसे अस्वीकार कर दिए जाने का मुख्य कारण ये था कि जब रक्तवंश को जागृत करने के लिए रक्तवंश समारोह में उसका परीक्षण किया गया तो उसमें ईश्वर का रक्त प्रवाहित नहीं हुआ था। लेकिन उनके हाल के विकास ने सभी को चौंका दिया था और कई लोगों का मानना था कि यह उनकी रगों में स्टेन रक्तरेखा के अचानक जागृत होने के कारण था, जिसके कारण उनमें जबरदस्त परिवर्तन हुए। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा उभरता सितारा अपनी पत्नी रिया के साथ आसमान में चमकने से पहले ही खत्म हो गया। एलेक्स के बाद दूसरा राजकुमार जो अपनी कुख्याति और बुरी प्रतिष्ठा के लिए सबसे प्रसिद्ध था, वह चौथा शियोन था। यद्यपि वह काफी प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे विश्वासघाती और एक ऐसे कामचोर के रूप में जाना जाता था जो सुंदरता के पीछे भागने और उसे कुचलने में अपना समय बर्बाद करता था। कोई नहीं जानता कि कितनी युवतियां उसके रूप के जाल में फंसकर फेंक दी गईं या गायब हो गईं। और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरों के विपरीत उन्होंने कभी भी अपनी छवि को बनाए रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी नज़र में हर कोई चींटियों के अलावा कुछ नहीं है जिन्हें चींटियों की तरह कुचला जा सकता है। वह अपना सिर ऊंचा रखने में केवल इसलिए सक्षम थे क्योंकि उनकी मां के परिवार का कुलीन समाज में दूसरा सबसे मजबूत प्रभाव था जो उन्हें बहुत समर्थन देता था। सभी राजकुमारों को भेज दिया गया था और यहाँ तक कि एलिस को छोड़कर 3 राजकुमारियों को संसाधनों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। इस अचानक हुए कदम ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जो व्यक्ति अधिक चमकेगा वह उत्तराधिकार के युद्ध में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। माहौल काफी तनावपूर्ण और ठंडा था। प्रथम राजकुमार के रूप में शॉन ने नेतृत्व संभाला और मानचित्र पर अपने हाथ रखकर सबको उसे देखने का मौका दिया। हमारे साथ करीब 10 लाख योद्धा एकत्रित हैं जो कल हमारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए क्रूर युद्ध में भाग लेंगे। मैं, किले का प्रथम राजकुमार, सम्राट के आदेशानुसार योद्धा सेना का प्रभार संभालूंगा और जोश जादूगर दस्ते का प्रभारी होगा। सबसे पहले हम एक व्यूह रचना और रक्षा पंक्ति बनाएंगे। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या छिपा है, इसलिए हमें एक मजबूत रक्षात्मक पंक्ति और निवारक उपाय करने होंगे। हेक्स आगे आया और अपनी थोड़ी ऊपर उठाए। मैं युद्ध के दौरान अवरोध को बनाए रखने के लिए कुछ जादूगरों को नियुक्त करूंगा और मैं रक्षा की देखरेख करूंगा। लाइन। तीसरे राजकुमार विलियम ने कहा और आगे बढ़ गए। शियोन ने सब कुछ बेफिक्र नज़र से सुना और वह काफ़ी उबा हुआ लग रहा था। उसे नहीं लगता कि राक्षस किसी भी सेना को रोकते हैं और अगर किले गंभीर हो गया तो उन्हें आसानी से मिटा दिया जा सकता है। इसके बजाय उसकी आंखें वहां उपस्थित सभी सुंदरियों पर केंद्रित थीं, जिन्हें देखकर वह अपने होंठ चाटने लगा और सोचने लगा कि अगला किसे चुनना है। अब ये योजना है, सीन चिल्लाया। लेडी एथेना, संत और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगी और इस गंदगी को साफ करेंगी। चर्च के पैलाडिन और सभी पादरी हमारा समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक उन पर हमला नहीं किया जाता वे अपना हथियार नहीं निकालेंगे। इसे ध्यान में रखें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सीन अन्य लोगों के साथ रणनीति पर चर्चा करता है और सभी को उचित ध्यान देने के लिए कहता है। सभी लोगों ने एक के बाद एक बयानों का आदान प्रदान किया तथा रणनीतियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि की तलाश की। शॉन के अधीन 3 जनरल सैनिकों की कमान संभालेंगे और राज्यों के प्रतिनिधि उनके अधीन सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। कोई संदेह? सीन ने पूछा। किसी को भी हाथ न उठाते देख सीन ने सिर हिलाया और बोला, कल हमें उन गंदे राक्षसों से छुटकारा पाना होगा जो हमारी मातृभूमि पर आक्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे बलिदान होंगे और युद्ध समाप्त होने तक बहुत से लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे।
लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और उससे भी अधिक हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने महानुभावों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब क्या किसी को कोई संदेह है? तो फिर चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, शॉन बोला और सभी लोग तितर बितर होने लगे। राज्यों के प्रतिनिधि अन्य कर्मचारियों के साथ युद्ध से पहले खुद को शांत करने के लिए बाहर जाने लगे। जब सभी लोग चले गए तो शेन, जो हैक्स के पीछे खड़ा था, क्रिस्टीना की ओर चला गया जो कुछ सोच रही थी। नमस्ते लेडी क्रिस्टीना। शेन को देखकर क्रिस्टीना का चेहरा कठोर हो गया। दांत पीसते हुए उसने संक्षिप्त सिर हिलाया और पूछा, आप क्या चाहते हैं जनरल? महिला, क्या आप अपने पिता के कॉलेज के प्रति बहुत असभ्य नहीं हो रही हैं? मुझे जनरल कहने के बजाय आप मुझे अंकल कह सकते हैं। क्रिस्टीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर खंजर से वार किया गया हो और उस पर नमक डाला जा रहा हो। जो लोग वहां से जा रहे थे वे अचानक रुक गए और वहां घटित हो रहे नाटक को देखने लगे। उससे एक सूक्ष्म हत्या का इरादा झलक रहा था। शेन ने हंसते हुए फुसफुसाते हुए कहा, लेडी क्रिस्टीना, क्या आप बहुत बेशर्म नहीं हैं? क्या यह आपके गद्दार पति की वजह से नहीं है कि हम इस तरह की स्थिति में हैं? क्या उसने खुद गड्ढे में कूदने के बजाय पहले ही यह सब रिपोर्ट कर दिया होता? अगर पहले से सूचित किया जाता तो शाही सेना आक्रमण का विरोध कर सकती थी। शेन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी बात सभी ने समझ ली और सभी आपस में कानाफूसी करने लगे कि क्या ये सच है या नहीं। सबकी नज़र क्रिस्टीना पर पड़ी जिसकी आंखें घृणा से जल रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह सामने खड़े आदमी को छुरा घोंपना चाहती थी। उसने अपने होठों को इस हद तक चबाया कि खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। क्रिस्टीना जानती थी कि वह कभी भी शब्दों में अच्छी नहीं थी और हमेशा अपनी तलवार से बोलती थी। और अब शेन उसे अपमानित करने और दूसरों के बीच कलह पैदा करने का अवसर ले रहा था। फिर भी उसने खुद को शांत किया और वापस लड़ने की कोशिश की। जनरल शेन, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जनरल होने के नाते आपको इसकी सूचना कैपिटल को देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा क्या मतलब है? शेन ने अनभिज्ञता प्रकट की। मुझे इसके बारे में किसी भी तरह से सूचित नहीं किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मैना सिग्नल कट गए हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने अयोग्य हैं। क्रिस्टीना ने शेन पर थूका, जिसका भाव थोड़ा विकृत था। शांत होकर वह कुछ कहने ही वाला था कि सीन ने उसे रोक दिया। क्या आप सभी मेरे अधिकार को चुनौती दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको ये घोषित करने का अधिकार है कि एलेक्स देशद्रोही है या नहीं? जांच अभी भी जारी है, इसलिए बकवास करना बंद करें। शियोन, जो इस दृश्य को मनोरंजक भाव से देख रहा था, शॉन को एलेक्स का पक्ष लेते देख भौंचक्का रह गया, लेकिन जब वह कमीना मर चुका था तब उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सर, ये तो बस समय की ही बात है। शेन, शॉन गुस्से में दहाड़ा और अपनी आभा शेन पर केंद्रित कर दी। हमारे पास आपकी बेबुनियाद बातें और मजाक सुनने का समय नहीं है। अगर आप यहाँ इस तरह की बकवास करना चाहते हैं तो कृपया इस जगह से बाहर चले जाएं और अपने खाली समय का उपयोग अपने सैनिकों को संगठित करने में करें। शेन खंडन करना चाहता था, लेकिन हैक्स की तीखी नज़र पड़ने के कारण वह रुक गया। तितर बितर हो जाओ, शॉन चिल्लाया और सभी लोग भागने लगे क्योंकि वे सीन को नाराज नहीं करना चाहते थे, जो सिंहासन के लिए कतार में सबसे आगे था। जब सभी चले गए तो क्रिस्टीना ने आह भरी और अपने सीने में उमड़ते क्रोध को शांत करने की कोशिश की। वह भावशून्य भाव से बाहर चली गई और उसके बगल में हुई एक धीमी फुसफुसाहट ने उसे विचारों से बाहर निकाल दिया। लेडी क्रिस्टीना, मैंने सुना है कि अब आप विधवा हो गई हैं, तो क्यों न हम किसी और से शादी करने के बारे में सोचें। आपकी पिछली शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन इस बार आप शाश्वत खुशी पा सकती हैं। क्रिस्टीना का दिल जम गया और उसने आवाज़ के स्रोत की ओर देखा तो पाया कि शियोन उसे वासना भरी नज़रों से देख रहा था। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अपने इरादे को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। एलेक्स की सभी पत्नियां स्वर्ग को चुनौती देने वाली सुंदरियां थीं और चूंकि विवाह सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए लोगों का अनुनय बंद हो गया और वे अकेले रह गए क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि एलेक्स अब मर चुका है, अब उन्हें उनका पीछा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्रिस्टीना का दिल भर आया, सिर्फ इसलिए कि एलेक्स मौजूद नहीं था। ये लोग उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। मैं युद्ध के बाद इस बारे में सोचूंगी, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। क्रिस्टीना जाने की कोशिश करती है, लेकिन शियोन मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हारी तरह एक लड़की भी थी जो बहुत जिद्दी थी और मेरी बातों से सहमत नहीं थी, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि वह कहाँ है। उसकी लाश भी नहीं बची। शियोन ने दुखी भाव से कहा। शियोन, क्या तुम्हारे पास भी बहुत खाली समय है? शियोन को शॉन ने रोका और क्रिस्टीना को एक शरारती मुस्कान देकर चला गया। उनकी चिंता मत करो। क्रिस्टीना ने उस दृश्य को देखा और पाया कि शॉन उसकी ओर तीखी निगाहों से आ रहा है। वह आदमी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, सीन ने धीमे स्वर में कहा और उसके पास से गुजरते हुए उसे एक संदेश छोड़ा। उसे जल्दी आने को कहो, हमें यहाँ उसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।